होटल लेवाना अग्निकांड मामले में लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने निर्देश देते हुए तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई करते हुए विधि अनुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। होटल का नक्शा पास हुए बिना होटल का संचालन कराने में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही लखनऊ के और होटलों में जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से पहले नोटिस निर्गत की गई हैं, उनमें निर्गत नोटिस का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोडिया का बयान भी सामने आया है कि होटल के पास स्वीकृत मानचित्र नहीं था, होटल बिना नक्शे के बनाया गया था। इस प्रकरण में होटल के 2 मालिक रोहित राहुल अग्रवाल, उनका जनरल मैनेजर अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, उनको पूर्व में ही चिन्हित किया जाए तथा समन्वय स्थापित कर घायलों का उपचार कराया जाए। जनपद के समस्त फायर स्टेशनों का भी नियमित निरीक्षण हो और सभी उपकरण वाहनों की क्रियाशीलता का परीक्षण निश्चित अवधि पर होता रहे। फायर स्टेशन पर नियुक्त समस्त कर्मियों की समुचित ब्रीफिंग, ट्रेनिंग तथा अग्निशमन की आधुनिक तकनीक के प्रति उनके ज्ञानवर्धन हेतु प्रयास जैसे होते हैं नियमित रूप से भविष्य में भी होते रहे। समस्त जनपद के पुलिस प्रभारी, ये जो पूरा निर्देश है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। समस्त जनपद के पुलिस प्रभारी अपने क्षेत्र के समस्त होटल, स्कूल, अस्पताल, मॉल, औद्योगिक संयंत्र, आवासीय मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तथा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का तत्काल ही टीम बनाकर अग्निशमन सुरक्षा के मानकों के आधार पर चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अग्निशमन सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन नहीं किया जाए। उधर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 14 राज्यों में 3500 किलोमीटर का सफर कर कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेगी। वाराणसी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि 7 सितंबर से यात्रा का शुभारंभ होगा। उन्होंने कांग्रेस नेत्री ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज के समय में विपक्ष की राजनीति आसान नहीं, पार्टी छोड़ने वालों के पीछे 8 साल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। सुप्रिया ने पार्टी अध्यक्ष के मीडिया के सवाल पर भी कहा कि कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें चुनकर आए 9000 कार्यकर्ता अध्यक्ष चुनते हैं। 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बात उस पर आकर टिक चुकी है। और जैसा कि राहुल जी ने कल महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान कहा, मुद्दा भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। मुद्दा धार्मिक उन्माद फैलाना है, मुद्दा भाई को भाई से लड़ाना है, मुद्दा जात के नाम पर राजनीति करना है, मुद्दा वेशभूषा के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर खंडित करना देश को है। मुद्दा चुनी हुई सरकार को पैसे और एजेंसी के बल पर गिराना है। अगर ये सब मुद्दों से देश टूट रहा है तो उस देश को जोड़ने का काम भी हम ही करेंगे। वहीं एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने गुरु वंदन एवं अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान एक निजी होटल में गुरु वंदन एवं छात्र अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को किस तरह और बेहतर बनाया जा रहा है, इस पर चर्चा की और कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है। आप इसको समस्या कह रहे हैं, ये समस्या नहीं है। ये वर्षों से पहले जो मांग चलती चली आ रही थी कि हम अपनी इच्छा का सब्जेक्ट ले सकें, उसको पूरा किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमृत है। अब बच्चे को कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको वही सब्जेक्ट पढ़ाएं। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जो उसकी इच्छा है और जिसमें वो महारत हासिल कर सकता है, ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जा रही है और इसी की आवश्यकता थी। बहुत पुरानी जो शिक्षा चली आ रही थी वही एक। वहीं ललितपुर पहुंचे नगर एवं शहरी समग्र विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने आज जिले के तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही नगर पालिका की ओर से कराए गए कुछ कार्यों का लोकार्पण भी किया। वहीं नगर पालिका प्रशासन की ओर से राज्य मंत्री से नगर के बीचों बीच बन रहे एक रमणीक पार्क का लोकार्पण भी कराया। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से मूलभूत सुविधाओं से युक्त अनेकों कार्यों का भी लोकार्पण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विकास पे है, क्योंकि अगर पीछे जो गवर्नमेंट रही है अपनी रही है, लेकिन 2020 लड़ी थी
तो इससे मतलब हो गया कि कोरोना का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पर कोई दागी नहीं रहता है, अगर वो दोषी पाएगा तो उसको विकास की सब जो है जो भी है शिकायतें हैं नोट करके लेके जाएंगे। वो आपका भी सुझाव जो होगा और जो गलत है तो कड़ी से कड़ी सजा। उधर झांसी पुलिस को गांजा तस्करों पर काबू करने में सफलता हासिल हुई। गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने 4 अभियुक्तों के साथ स्कूटी, कार सहित 10 लाख का गांजा भी बरामद किया है। यह कार्रवाई झांसी अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन भानु भास्कर और पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी जोगेंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना के कुशल निर्देशन में की गई। फिलहाल गिरफ्तार किए गए तमाम अभियुक्तों को एनडीपीसी एक्ट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। देखिए, गाड़ी को चेक किया गया, उसमें 2 अभियुक्त और साथ ही साथ जो लोग उसके साथ थे उनसे पूछताछ करी गई तो लगभग 1 क्विंटल के आसपास गांजा बरामद उस गाड़ी से हुआ, जिसकी मार्केट की जो कीमत है वो 10 लाख रुपया है। चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद में जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये तथ्य बताया कि वो आंध्र प्रदेश से झांसी और आसपास के जनपदों में इसे सप्लाई करने के लिए आए हुए थे। आगरा में बस अड्डों की दशा किसी से छिपी नहीं है। आगरा के बस अड्डों को लेकर कई बार प्रयास हो चुके हैं कि उन्हें आधुनिक सहूलियतों के साथ बनाया जाए। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आगरा के बस अड्डों की दशा को सुधारने में असमर्थ रहा है। आगरा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और इसमें भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी शामिल होते हैं। उन्हें भी यहां पर कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसके चलते ताज नगरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी छवि धूमिल होती है। अब इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी मॉडल के तहत तमाम सुविधाओं से युक्त ताज नगरी में 3 बस अड्डों का कायाकल्प करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रुचि है। ताज नगरी आगरा सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के बस अड्डों की सूरत बदलने वाली है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के परिवहन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का। उन्होंने बीते दिनों यहाँ पर आईएसबीटी का निरीक्षण किया था और उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था और अब अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर तेजी के साथ काम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आईएसबीटी और आगरा के ईदगाह और बिजलीघर बस स्टैंड इसमें शुमार है। इसमें मैं ईदगाह बस स्टैंड पर हूँ। आप जो हालात देख रहे हैं बहुत ही हालात यहाँ पर खराब है और उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है दुरुस्त करने की जगह यहाँ पर सरकार यहाँ पर एक नया बस अड्डा बनाने की कोशिश में है और एक ऐसा बस अड्डा जो कि विश्व स्तरीय हो और जो यहाँ पर यात्री होंगे उनको विश्व स्तरीय सुविधाएं दें, क्योंकि ताज नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर प्रतिदिन देशी और विदेशी सैलानी आते हैं ताजमहल देखने के लिए और जब यहाँ पर पहुंचते तो उन्हें तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिससे शहर की और उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि आगरा से तमाम ऐसे जनपदों की सूरत और सीरत बदलनी है, जिससे देश और विदेश में यहाँ के जो हालात हैं वो एक अच्छी छवि के रूप में सामने नजर आए। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। उधर जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर आज प्रधान संगठन के अध्यक्ष सतेंद्र बालियान के नेतृत्व में सैकड़ों ग्राम प्रधानों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सतेंद्र बालियान ने कहा, यूपी सरकार लगातार ग्राम प्रधानों का शोषण कर रही है, भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं, भुगतना प्रधानों को पड़ता है। सरकार हमारी जांच करा ले, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम प्रधानी छोड़ देंगे। अब सरकार ने गौशाला खोलने का भार भी हम लोगों के ऊपर ही डाल दिया है। हमारे पास बजट नहीं होता, वित्त अधिकार सचिवों को सौंप दिए गए हैं, हम खर्च कहां से करेंगे। प्रधानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आज 1 दिन का धरना है और इसमें इसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। प्रधानों की समस्याएं हैं जैसे सार्वजनिक शौचालय और इसका जो मानदेय है, सहायक का मानदेय है, अपना जो मानदेय है वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए बैठता है और बहुत छोटे छोटे गांव हैं जिनकी निधि ही सिर्फ 5 लाख या 4 लाख है एक वर्ष की, तो वो प्रधान क्या करेगा। बहुत से प्रधान ऐसे हैं बेचारों को उनको नहीं पता। अब बहुत से सचिव क्या करते हैं, उनका पैसा निकाल लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि सफाई में निकाल लिया और उसमें निकाल लिया। तीसरी बात यह है कि अभी गांव में गौशाला के हर क्लस्टर पर गौशाला बनेगी। हमारा ये मांग है कि सरकार गौशाला निधि से न करा के
विधायक निधि या एमपी निधि से या अपने खुद के स्रोत से ही गांव में जो गौशाला बनेगी उनका। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में होटल में भीषण आग लग गई। हादसे में मृतक के परिजनों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए और मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लेवाना होटल के अंदर जो आग लगी और उसमें मुझे बताया कि 2 साथियों को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और काफ़ी लोग इस समय भी इंजर्ड हैं, आग से झुलसे हैं। सबसे पहले पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले दिवंगत आत्माओं को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के हादसे इनकी ये बार बार ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान देगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश के अन्य शहरों में आई बार जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो वो एक दिन अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं, टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस बनकर रह जाते हैं। पर क्या फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस, उनके द्वारा प्रॉपर अनुमति दी गई थी? प्रॉपर फायर सेफ्टी, फायर एग्जिट का इंतजाम था या नहीं था? एक दिन अखबार के साथ ही उस पर चर्चा करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा। आपकी मजबूरी है, आप अगले दिन अगली खबर पर चले जाएंगे और सरकारें फिर भ्रष्टाचार के जंजाल में जो उलझी हैं वो उन्हें पूरी तरह से भूल जाएंगे। उम्मीद है कि घायलों को, मृतकों के परिवारों को सरकार सही मुआवजा देगी और इस पूरी घटना की, इस दर्दनाक घटना की न्यायिक जांच होगी। पिछले 8 सालों से सत्ता के स्वार्थों ने भारत को हर स्तर पर तोड़ा जा रहा है। देश की संपत्ति और संसाधनों का मुंह मुट्ठी भर अमीरों की ओर मोड़ा जा रहा। आज कमर तोड़ महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। आज महंगाई का राक्षस चौतरफा तरीके से गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा परिवारों को घेरे खड़ा है। आज चूल्हा जलाना, आज गैस खरीदना, आज खाने का तेल खरीदना, आज दाल और चावल और आटा खरीदना, आज दूध दही पनीर खरीदना, आज चाय की पत्ती खरीदना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। और यह महंगाई मोदी निर्मित महंगाई है जो भाजपा लाई है। इसी प्रकार से हर घर के अंदर युवा बच्चे शिक्षित हैं, काबिल हैं, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। गोरखपुर नगर निगम ने नए परिसीमन के तहत 70 वार्डों को बढ़ाकर 80 वार्ड में तब्दील कर दिया है। वहीं 50 वार्डों के पुराने नाम बदलकर नया नाम रख दिया, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के नाम बीजेपी की रणनीति के तहत बदले जा रहे हैं और नगर निगम बीजेपी के इशारे पर सभी नाम बदल रहे हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने नगर निगम में विरोध में प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर बदले गए नाम को एक बार फिर पुराने नाम पर रखने की मांग की। कुछ वार्डों के नाम जो परिवर्तित हुए हैं उनके संबंध में अपने विचार रखे और एक ज्ञापन मुझको दिया है और मैंने उनको ज्ञापन को ले लिया है और उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए उस पर विचार करते हुए आगे भेज दिया जाएगा। क्या थे सर एप्लीकेशन में, क्या था, क्या मांगे थे? नामों को लेकर उनको जो वार्डों के नाम परिवर्तित हुए हैं उसमें कुछ उन्होंने अपनी बात रखी है, उन बातों को हमने उसको जो है विचार करते हुए उसको आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा
षड्यंत्र और साजिश करके नगर निगम प्रशासन को मिला करके एक साजिश के तहत वार्डों का नामकरण हुआ है। उसको लेकर के हम लोगों ने मांग किया है कि जो शहीद हैं उनके नामों पर वार्डों का नाम रखा जाए। हम लोग सहमत हैं, लेकिन जो पुराने वार्ड थे उनको गलत सलत तरीके से नाम हटा करके दूसरा नाम किया गया है। उधर मऊ में ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका मिला है। दरअसल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी की ही बात सुनते हैं, हम लोगों से कोई राय नहीं लेते। समस्त कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? समस्त कार्यकर्ता इस बात को लेकर के इस्तीफा दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। आज कार्यकर्ता अपने आप को बड़ी गलानी महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं की काफ़ी उपेक्षा हुई है, जिसके वजह से हम कार्यकर्ता आज पार्टी से सामूहिक हम आज 25 से 30 लोगों की संख्या में इस्तीफा हम लोग पार्टी से दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे कराने के फैसले को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने इसका स्वागत किया। साथ ही राव मुशर्रफ ने यूपी सरकार से मस्जिदों के सर्वे कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मदरसों की तरह उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदों में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसलिए मस्जिदों का सर्वे कराना अति आवश्यक है। उन्होंने देश के जिन्नावादी सोच रखने वाले मुसलमान नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग उठाई। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह मदरसे के सर्वों का निर्णय लिया गया है, इसी तर्ज पर मस्जिदों में भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मस्जिदों में उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, इस्लामिक शिक्षा, इसलिए मस्जिदों का सर्वे भी अति आवश्यक है। हमेशा चर्चा में रहने वाले सपा नेता इमरान मसूद सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और मदरसों के सर्वे कराए जाने पर ये सर्वे लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, ये सरकार का काम है, सरकार जाने, ये उन्होंने निशाना साधा। सरकार और ओवैसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सवाल एक ही पूछिए। सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, सरकार का काम है सर्वे कराना, परेशान करने का कोई नए बहाने ढूंढना, तो ये काम तो सरकार का है। ये सरकार क्या करा रही, बाकी आप और चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां शिक्षक दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश के 41 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाना होगा। हमारी छात्राओं द्वारा अब किया जाएगा। सभी को आज के दिन की शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने मिलकर हमारे शिक्षकों को शैलेश मटियानी जी का पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार अपने आप में उन टीचर्स को जिनको अवार्ड मिला है एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी जो जिम्मेवारी है, प्रतिभा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। आज मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय पे आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने ज़िले में या अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है
राजेंद्र बिष्ट को बीजेपी का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे बिष्ट का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बिष्ट ने प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बीजेपी आलाकमान का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अल्मोड़ा में हुए हत्याकांड की उच्च अधिकारी जांच कराने की भी बात कही और कहा कि पेपर लीक मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर भी इंक्वायरी हो रही है और मेरी जहाँ तक जानकारी में है कि उस पर सारी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उसकी जानकारी होकर उस पर एफआईआर भी इत्यादि हो गई है। ऐसा मेरे पास संज्ञान है कि एफआईआर हो गई है। उस पर बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई कर जो दोषी व्यक्ति होंगे वो जेल के पीछे होंगे। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये संज्ञान में है। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्रता से ये पदक्षेप होगा इसका। उधर कोटद्वार नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समिति के 182 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त को 1 दिन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को ठेके के माध्यम से रखे जाने का पूरी तरह विरोध करते हैं और अगर निगम हमारी बातों को नहीं मानता है तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि आदेश 2019 में ही हो गया था, किन्हीं कारणों के चलते आदेश लागू नहीं हो पाया था। कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगर निगम में लगाया जाएगा। कर्मचारियों को 2019 में आउटसोर्स के माध्यम से रखने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर से प्राप्त हुए। इस क्रम में हमने सारे सफाई कर्मचारी जो डायरेक्ट जिसको हम सैलरी दे रहे थे उनको आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम में रखने के लिए ऑर्डर्स कर दिए। उसी के क्रम में आज हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ वार्ता करने के लिए मैंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने सफाई काम में जाएं, हड़ताल आदि ना करें। नहीं, आउटसोर्स एजेंसी का कुछ नहीं, हमने अपनी डिमांड दी, उस डिमांड के सापेक्ष में एजेंसीज वाले हमें उतना आदमी उपलब्ध कराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन दरोगा भर्ती जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए थे, जिसके बाद डीजीपी ने यह मामला एसटीएफ को सौंप दिया। एसटीएफ की शुरुआती जांच में इस भर्ती में धांधली की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि वन दरोगा के 316 पदों के लिए वर्ष 2021 में 16 सितंबर से 25 सितंबर तक ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं करवाई गई थी, जो कि 18 शिफ्टों में हुई। एसटीएफ की जांच में भर्ती में अनियमितताएं पाई गई हैं और भर्ती में हुए घोटाले की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। इस मामले में वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने भी इस परीक्षा में हुए घोटाले की पुष्टि की। उनका कहना है कि ये सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई हैं। अब जिस प्रकार से शासन आदेश जारी करेगा उस प्रकार की कार्रवाई विभाग करेगा। ये समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने वन दरोगा वाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। देर रात को एसटीएफ ने साइबर थाने में वन दरोगा मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। हरिद्वार के रहने वाले प्रशांत और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि धीरे धीरे जो भी इस भर्ती मामले में शामिल हैं उन तक पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। गैंगस्टर एक्ट जो है इसीलिए कायम कराया गया है कि चूंकि इसमें संगठित रूप से एक गिरोह बनाया गया था और ये गिरोह इस तरह से यहाँ पर नकल की परीक्षाओं को लीक करके इसमें धन अर्जित कर रहा था। इस पर काफी सारे अभियुक्तों ने बहुत सारी अवैध धन अर्जित किए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में प्रथम रूप से आ गया था। इसीलिए गैंगस्टर एक्ट में भी हमारे लिंक थे, चाहे वो धामपुर का जो केंद्र सेंटर जहाँ से नकल हो रही है, चाहे वो हल्द्वानी के माध्यम से हो रही हो, अन्य जो भी हमें सोर्स जहाँ जहाँ से चैनल मिले वो कहीं ना कहीं जाकर लखनऊ में सादिक मूसा और जो उसके अकम्प्लिश है वहां तक पहुंच पाए। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी है। हरिद्वार में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहले से ही जन सेवा में जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में पूरा पार्टी संगठन चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले ही पार्टी जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विधायकों समेत सांसदों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव
आचार संहिता जो लगी हुई है उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। प्रदेश प्रभारी जी माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी अभी उत्तराखंड के दौरे पर कल रहने वाले हैं। वो हरिद्वार चुनाव को लेकर के जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनके संदर्भ में वार्ता करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के।